दोस्तों देखिए, दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो इसमें से क्या सही होगा। तो देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब हुआ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यानी a जो है ये भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। तो यहाँ पे देखिए r के बारे में यदि बात किया जाए, देखिए सबके बीच में r है, ठीक ना। r मतलब हुआ शेषफल। जब आप बचपन में भी भाग देते होंगे तो r का मान कभी भी 0 हो जाता होगा और r का मान जो है ना कभी भी 0 से बड़ा भी होता होगा। यानी हम इस दोनों पॉइंट को जब मिलाते हैं तो ऐसा हो जाता है 0 इज लेस इक्वल देन r, 0 इज लेस इक्वल देन r। लेकिन जानते हो ये जो तब तक हम भाग देते हैं जब तक कि भाजक से छोटा संख्या प्राप्त नहीं होता है। तो भाजक है यहाँ पे क्या, आप देखिए भाजक है यहाँ पे b, तो यानी r जो छोटा होना चाहिए किससे, b से। तो यानी 0 इज लेस इक्वल देन r इज लेस देन b। यानी इसमें देख लीजिए आपको 0 इज लेस इक्वल देन r इज लेस देन b। यानी देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपको, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को, देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को कहा जाता है वास्तविक संख्या। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का अनुप्रयोग होता है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो जिसको कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या इसी को कहा जाता है भाग लेमा विधि। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जब आप चैप्टर बनाते होंगे तो तब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है आप याद कीजिए। क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों के लॉसो निकालने में। अच्छा आप ध्यान में लाइए कि क्या इसका उपयोग लॉसो निकालने में क्या करते हैं, नहीं ना, तो ये नहीं होगा। दो धनात्मक पूर्णांकों के मोसो निकालने में, हाँ जरूर मोसो यानी HCF है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग जो है मोसो निकालने में तो होता है, लेकिन आप एक बात और जान लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ दो संख्या की मोसो निकालने में इसका उपयोग होता है, तीन संख्याओं की मोसो निकालने में इसका उपयोग नहीं होता है। तो यानी एक बार में दो संख्याओं का ही आप मोसो निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो यानी कह सकते हैं हम कि ये बी नंबर जो है ये सही है। इसमें देखिए तीन धनात्मक पूर्णांक है तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ये भी देखिए वैसे ही कैंसिल हो गया। तो यानी इसका आंसर हो गया आपको बी। क्वेश्चन है, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। मतलब ये धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ना आपको 2q के रूप का होता है कि 3q के रूप का होता है, या 3q माइनस 1 के रूप का होता है, या 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो आपको इसमें से जांचना होगा। तो आइए, आपको घबराना नहीं है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक क्या क्या हो सकता है, देखिए एक धनात्मक है विषम पूर्णांक, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या हो गया धनात्मक विषम पूर्णांक हुआ, क्योंकि ये सब जो है ना 2 से पूरी नहीं कटता है। अब देख लीजिए 2q के रूप का होता है, तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब धनात्मक विषम पूर्णांक में 2 से भाग देते हैं तो वो पूरी कट जाता है। तो आप बताइए एक में यदि 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 गुना 0 प्लस 1 हो जाएगा ऐसा। तो बोलिए यहाँ पे तो प्लस 1 नहीं है, इसका मतलब ये गलती है। अब दूसरा कह रहा है यहाँ पे 3q के रूप का होता है। कहने का मतलब 3q के रूप का कहने का मतलब हुआ कि जब भी विषम संख्या में हम 3 से भाग देते हैं तो वो पूरी कट जाता है। जबकि आप भाग दे करके एक बार देख लीजिए कि जब एक में 3 से भागा देंगे तो 3 गुना 0 प्लस 1 हो जाता है। यानी ये भी बात जो है ना गलती है, क्योंकि शेष इसमें 1 बच रहा है। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है 3q माइनस 1, यानी कि जब विषम संख्या में 3 से भाग देते हैं तो शेषफल जो है ना 1 मतलब बच जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए -1 जो है यहाँ पे आप 3 से भागा दीजिएगा, यहाँ पे प्लस 1 आता है, यहाँ पे -1 है, ये भी आपको गलत ही हो गया। फिर यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 2q प्लस 1 के रूप का होता है। 2q प्लस 1 के रूप का कहने का मतलब हुआ कि जब भी विषम संख्या में हम 2 से भाग देते हैं ना तो
शेषफल 1 बचता है। तो आइए ना जांच कर लेते हैं इसको। आप देखिए 1 में यदि 2 से भागा दीजिएगा तो 2 गुना 0 प्लस 1, 3 में यदि 2 से भागा दीजिएगा तो 2 गुना 1 प्लस 1, आप देखिए 5 में यदि 2 से भागा दीजिएगा तो 2 गुना 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 1 5, इसमें दीजिएगा 2 3 6 1 7, आप देख लीजिए प्लस 1 सब में आ रहा है, 2 क्यूब प्लस 1 2 क्यूब प्लस 1 2 क्यूब प्लस 1, तो 2 क्यूब प्लस 1 यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है? तो अभी वाला सवाल था विषम पूर्णांक के लिए, लेकिन ये सवाल जो है ना समपूर्णांक के लिए है। तो ये समपूर्णांक किस रूप का होता है? तो समपूर्णांक क्या क्या हो गया आप देखिए, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ये सब क्या हो गया आपको समपूर्णांक हुआ। अब देखना कि ये किस रूप में होता है। आप देखिए क्यू के रूप का, 3Q के रूप में का, आप देखिए 3 से इसमें भागा दीजिएगा तो ये कटबे नहीं करेगा। 2Q के रूप का, तो देख लीजिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ये होता है, तो मतलब क्या 2Q, E2 हो गया, EQ के जगह पे हो गया 1, 2 दूनी 4, देखिए ऐसे 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंच 10, 2 6 के 12। अब देखिए 2Q के रूप के 2 का ये Q हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 जो आ रहा है ये Q हो गया, क्योंकि Q के बारे में क्या कहा जा रहा है कि Q धनात्मक पूर्णांक है। और देखिए 2Q हो गया, 2Q, यानी ये 2Q के रूप का हो जाएगा, C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? धनात्मक पूर्णांक के लिए कि ऋणात्मक पूर्णांक के लिए? अब आपको ये क्वेश्चन तो निश्चित पूछा ही जाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए। अब शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक में क्या क्या आ गया, -1 भी आ गया, -2 भी आ गया, -3 भी आ गया, 1 2 3 सब आ गया। कहने का मतलब क्या, ये जो धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक दोनों कह रहा है, जबकि ये नहीं होगा। शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, शून्य सहित मतलब क्या, -5 जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 सब के लिए, मतलब दुनिया की धनात्मक ऋणात्मक जितना भी पूर्णांक है ना सब के लिए लागू कह रहा है। ये भी नहीं होगा, जानते केवल धन पूर्णांक के लिए लागू होता है। एक बात याद रखिएगा आप, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ धन पूर्णांक के लिए लागू होता है, मतलब धनात्मक पूर्णांक के ही द्वारा जो है ना हम उसका एक्सेप्ट ज्ञात कर सकते हैं। कहने एक बात देखो भाई, कभी आपने -150 या -50 और -150 का एक्सेप्ट निकाले हो? कभी भी नहीं ना। ये क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है। हाँ, 50 और 150 का आपने निकाला होगा, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है। तो केवल धनात्मक पूर्णांक का जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकाला जाता है, यानी पूर्णांक C और D। C ग्रेटर देन D मतलब C बड़ा है, D छोटा है, और R नॉट इक्वल टू 0 यानी R का मान 0 भी नहीं है, तो HCF C और D कितने के बराबर होगा, मतलब C और D का HCF जो है कितना के बराबर होगा इस ऑप्शन में से। तो आइए देखिए क्या कह रहा है, दो संख्या है, एगो C एगो D, और C बड़ा है और D छोटा है। तो आपको पता है कि हमेशा छोटा से बड़ा में भाग लगता है ना, तो यहाँ पे छोटा D है तो D से भागा लग जाएगा किसमें, C में भागा लगेगा, यानी D से भागा लग जाएगी आपको C में। तो जब भाग लगेगा तो कह रहा है कि शेषफल जो है ना 0 नहीं आ रहा है, तो शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो यानी R का मान R रह जाएगा, नहीं यहाँ पे 0 होगा नहीं। तो अब देखिए आप ऐसा एगो एग्जांपल देते जा रहे हैं, देखिएगा 2 से जैसे 5 में भागा दे रहे हैं, ठीक ना, तो 2 से 5 में भाग दे रहे हैं तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे देखिए शेष कितना हो गया 1। सेम देखिए यहाँ भी शेष बच गया, यानी शेष 0 नहीं हुआ। अब देखिए फिर क्या करिएगा आप, 1 से भागा दीजिएगा 2 में HCF निकालने के लिए, ऐसा कीजिएगा ना। उसी प्रकार से क्या कीजिएगा, R से भागा दीजिएगा किसमें, D में, तो D में भागा देंगे, तो यानी कितना 2 और 5 का HCF जितना होगा उतना ही HCF किसका होगा, 1 और 2 का। उसी प्रकार से D और C का HCF जितना होगा ना उतना ही HCF होगा किसका किसका, R और D का। तो R और D देखिए, R और D यानी A नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 18 का परिमेयीकरण गुणांक है, मतलब परिमेयीकरण गुणांक देखिए कैसे निकाला जाता है, एग्जाम में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। √18 का परिमेयीकरण गुणांक चाहिए आपको, तो √18 का गुणनखंड कीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 का 18, इसमें देखिए जोड़ा लग गया किसका,
3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा और √2 बच जाएगा, यानी √18 का मतलब हुआ 3√2। अब देखिए यहाँ पे बात क्या कह रहा है, परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण, इसमें परिमेय क्या है, 3 है, 3 है परिमेय संख्या, और इसमें गुना कितना से है, √2 से। तो मतलब परिमेय संख्या में जितना से गुना है ना, वही कहलाता है क्या, परिमेयीकरण। आप देखिए यहाँ पे √2, देखिए आंसर में कहा है, ऑप्शन में बी में है, यानी परिमेयीकरण गुणांक हो जाएगा √18 का √2। और यानी 45 तथा 60 का मौसो कितना होगा, तो 45 और 60 का मौसो देख लीजिए, 45 से भागा दे दीजिए आप, 60 में कितना हो जाएगा, 45 एक बार में लग जाएगा, 15 शेष आ जाएगी, 15 से भागा दीजिए 45 में कितना हो जाएगा, 45 तिया कितना, 15 तिया 45, यहाँ पे हो जाएगा 45, ये कैंसिल हो गया, यानी HCF कितना हो जाएगा, 15, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अशून्य, अशून्य मतलब हुआ कि जो शून्य नहीं हो, अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। मतलब देखिए एक अशून्य परिमेय, अशून्य इसलिए लगा दिया कि कभी कभी परिमेय, अब 0 भी तो परिमेय संख्या है, तो लेकिन अब 0 से किसी में अभी गुना करिएगा तो 0 ये हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे अशून्य लगा दिया। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल का बात कीजिए, योगफल का बात कीजिए, वियोगफल का बात कीजिए, भागफल का बात कीजिए, सब का सब अपरिमेय होता है, सभी अपरिमेय। दो संख्याओं a और 18 का लॉस, मतलब एगो संख्या, पहला संख्या आपको हो गया, पहली संख्या आपको हो गया क्या, a, और दूसरी संख्या हो गया आपको क्या, दूसरी संख्या हो गया आपको 18। और यहाँ पे देखिए लॉस, यानी a और 18 का लॉस, लॉस कहने का मतलब एलसीएम, एलसीएम हो गया कितना 36, और मौस यानी मौस मतलब क्या, HCF, HCF कितना है 2। तो आपको a का मान ज्ञात करना है। मतलब सवाल समझ गए होंगे आप कि कह रहा है कि पहली संख्या a है, मतलब पहला संख्या दिया हुआ नहीं है, दूसरा संख्या 18 दिया हुआ है, लॉसो दोनों संख्या का जो है ना 36 है, और मौसो की यदि बात करें दोनों संख्या का तो वो 2 है। तो देखिए होता है क्या, आपको क्या करना है, संख्या संख्या में गुना कर देना, पहली संख्या दूसरी संख्या को गुना कर देना, a में 18 से गुना कर देना, और इधर HCF और LCM को भी गुना कर देना। तो HCF कितना है, ये दोनों को एक साथ गुना करना है, इस दोनों को एक साथ गुना करना है, तो 36 गुना क्या 2 हो गया। आप देखो 18 दूनी कितना हो गया 36, और 2 दूनी 4, तो a का मान कितना हो गया 4। आप देखो आराम से निकाल लोगे, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 5, 15 और 20 के, 5, 15 और 20 के मतलब 3 गो संख्या है, इसका लॉस और मौस का अनुपात, मतलब पहले लॉस और उसके बाद मौस। तो 5 है, 15 है और 20 है, तो 5 गुना 1, अब 5 तिया 15, अब 5 दूनी 10 दूनी 20। देखिए ये क्या, HCF कितना हो गया इसका, HCF हो गया इसका 5। अब LCM का यदि बात करेंगे तो LCM हो गया 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, यानी इसका LCM हो गया 60, HCF हो गया 5। अब इसका क्या रहा था, लॉस कह रहा था, तो लॉस यानी LCM हो गया 60, और मौसो कितना है 5, तो 60/5, क्योंकि अनुपात क्या रहा था, तो 12 पंच 60, नीचे में नहीं कुछ तो 1 बचा, तो यानी कितना हो गया 12:1, तो 12:1 डी नंबर का। इस यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, मतलब इसका जितना भी अभाज्य गुणनखंड होगा उसका योग है कितना n, तो n हमेशा भाज्य होगा। तो कह रहे कि n जो है ना किससे भाज्य होगा, भाज्य मतलब किससे विभाजित हो जाएगा, 6 से कि 4 से कि 8 से कि कोई नहीं, क्या होगा। तो देखिए 13,986 है, 13,986 का आप गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, फिर आप इसमें से 3 से लगा दीजिए तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 1, फिर आप इसमें जो है 3 3 6, 3 से लगा दीजिए 7 तिया 21, फिर 7 तिया 21, और उसके बाद 7 तिया 21, फिर 7 से लगा देते हैं यदि तो 7 का 7, 7 का 7, 7 का 7, 111 जो है ना ये भी 7 से आपको कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 7 तिया 21। अब देखिए ये भी 2 भी अभाज्य संख्या है,
तीन भी अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या, ये 7 भी अभाज्य संख्या, ये भी 3 अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, तो क्या कह रहा था, n जो है ये n अभाज्य संख्याओं का योग है। तो जोड़ दीजिए 2 + 3 + 3 + 7 + 3 + 37, इस सब को जोड़िए। 3 2 5 3 8 8 7 15 3 15 3 18, 18 में 37 को जोड़िएगा, आपको कितना हो जाएगा 55। अब 55 हुआ। अब आपको देखना है कि ये 55 जो है ना, इसमें से किससे कट जाता है। क्या 6 से कटेगा 55? नहीं ना। क्या 4 से कटेगा 55? नहीं ना। क्या 8 से कटेगा 55? नहीं ना। तो तब आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। कन्फ्यूज। छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य क्या है, बोलिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया, 2। और देखिए सबसे छोटी भाज्य क्या संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य हो गया आपको 2 और सबसे छोटी भाज्य हो गया आपको 4, और दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 4 दूनी कितना होगा 8, यानी कितना, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 2 में 4 से पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए, मतलब 4 टू द पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। बड़ी ही सुंदर सवाल है, बहुत सारे बच्चों को ये बाउंस कर जाता है ये सवाल। आइए आप आज आपके दिमाग में सेट कर देंगे। ये कह रहे कि 2 के अलावे, मतलब 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए, मतलब 2 के अलावा एक और कोई अभाज्य संख्या रहता है तो वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए कि 4 होना चाहिए कि 5 होना चाहिए। आइए वो देखते हैं हम। अच्छा एक बात बताइए, क्या कह रहा है यहाँ पे शून्य पर समाप्त होने के लिए। जैसे देखिए शून्य पर समाप्त होता है क्या, इकाई अंक इसका 10 का, 20 का, देखिए 30 का, 40 का, 50 का, इस सब का शून्य पे देखिए समाप्त, शून्य पे समाप्त है ये लोग। तो अभी क्या हो जाएगा, 2 पंच 10। आप ध्यान से देखिएगा, ये 2 दूनी 4 पंच 20, 2 तिया 6 पंच 30 हो गया आपको। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 2 पंच 5 दूनी 10, 10 पंच 50। आप देख लीजिए इसमें कि जो भी अंक 0 पे समाप्त हुआ है, ये सब 0 पे समाप्त है। इसमें एगो 2 चीज जरूर है, 2 5 2 5 2 5, इसमें भी देखिए 2 5 और 2 5। कोई भी अंक आप देख लीजिए जिसमें जिसके इकाई स्थान पे 0 है, उसका जब आप गुणनखंड करिएगा तो उसमें कोई संख्या क्यों ना हो, लेकिन 2 भी रहेगा 5 भी रहेगा। सब में आप देखिए 2 भी रहेगा 5 भी रहेगा। तो 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या, तो 5 तो अभाज्य संख्या है, गुणनफल के रूप में रहना चाहिए। देखिए गुणनफल के रूप में है ना, तो आपको इसमें क्या हो जाएगा 5, सी नंबर हो जाएगा।